हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के विषय गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल कराएंगे, जो आपकी NCERT बुक की प्रश्नावली है। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कराया था। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के ज़रूर देख ले। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 को। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 5 पार्ट दिए गए हैं। इन सभी को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब पता होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा एक से कटें अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है 140। तो देखो, हमको इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखो लिख लेंगे इसमें 140। अब इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से। तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 0 बच जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10। अब तुम्हारा 35 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा 7। मतलब जब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए। तो इसके गुणनखंड बनेंगे 1 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब 140 में क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। तो इस प्रकार हम 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखो, यहाँ जो 2 आया है ये केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसी प्रकार जो 5 आया है वो केवल 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो यही तुम्हारे होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में लिखा है 156। तो इसको भी देखो हम लिखेंगे 156 को। अब लास्ट में लिखा है 2 6। तो ये 2 से कटेगा, 2 का भाग देंगे 15 में तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नहीं 18। अब तुम्हारा बचा 39। तो 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, 3 त्रिगुण 9। फिर 13 कटेगा तुम्हारा 13 से, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो देखो 1 2 बना, ये 1 2 फिर 3 और फिर 13। तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। ठीक इसी प्रकार थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है तुम्हारा 3825। तो इसको हम लिख लेंगे इसमें 3825। अब देखो, इकाई का अंक 5 है तो इसको 5 से भाग देना। तो 5 सते 35 बचेगा 3, तो 32, 5 छका 30, 2 बचा 25, 5 पचंग 25। फिर इकाई में 5 है, 5 से भी भाग देंगे तो कटेगा 5 का नम 5, 2 बचा 26, 5 पचंग 25, 1 बचा 15, 5 3 15। अब यहाँ पे 3 आ गया तो ये 5 से न कटेगा ना कि 2 से कटेगा। तो 3 से देखते हैं कटेगा। तो 53 15, 3 का नम 3, तो 3 से कट गया। अब फिर देखते हैं 3 से, तो 3 का नम 3, 1 बच्चा कितना बचा 2, 21, 3 सते 21, 17। तो वहाँ 17 से ही कटेगा। तो यहाँ पे क्या बना 5 5 3 3 17। तो सबसे पहले इसमें छोटा लिखेंगे 3, मतलब 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। सबसे पहले छोटा अभाज्य गुणनखंड, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखा जाता है। अब तुम्हारा है 4 पार्ट 5005। 5005 तो इसको भी हम कर लेंगे। अब 5005। तो यहाँ पर भी देखो इकाई की अंक में दिया है 5, तो 5 से भाग देंगे। तो 5 का नम 5, 0 0, 5 का नम 5। ये तुम्हारा आ गया 1001। अब देखो ये 7 से कटेगा क्या, क्योंकि
2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। तो 7 से देखेंगे, 7 का नम 7, 3 बचा 30, तो 7 से कट जाएगा तुम्हारा। 7 का नम 7 बचा यहाँ पे 3, 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 बचा 21, 7 त्रिका 21, ये हो गया तुम्हारा। अब देखते हैं किससे कटेगा। तो 11 से तुम्हारा शायद कट जाएगा। तो 11 का नम 11, 3 बचा 33, 11 3 33, फिर बचेगा 13 से कटेगा 13, मतलब आएगा 5 7 11 13। तो इसमें लिख देंगे हम 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अब अंतिम पार्ट है 7429। 7429, तो देखते हैं ये किससे कटेगा। 7429 सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, अंकों का योग कर लो। तो 9 2 11 4 15 7 22, तो 22 आया तुम्हारा। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट नहीं सकता, 7 से नहीं कटेगा। तो ये तुम्हारा जो कटेगा, देखते हैं किस संख्या से कटता है। तो ये तुम्हारा 17 से कटेगा शायद। तो 17 चौको 68, कितना बचा 6, 62 हो जाएगा। 17 थी 51, कितना बचेगा 11, 9 उतारेंगे 119, 17 सत्ते 119। अब ये तुम्हारा शायद 19 से 57, 19 से कट जाएगा। तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा 57, 19 का 57, तुम्हारा 23 कटेगा 23 से। तो इसकी मान आएंगे 17 19 और 23। तो इसको हम लिख देंगे 17 गुणते 19 गुणते 23। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्टों के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी गई है वो सब तुम्हारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि 17 एक ऐसी संख्या है जो 17 से कटेगी और 1 से कटेगी। तो वही संख्या तुम्हारी अभाज्य गुणनखंड कहलाएगी जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणित LCM के। तो आपको यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको HCF मतलब मासा ज्ञात करना है, LCM मतलब लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड करके ही निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ 26 बराबर, यहाँ पर 91 बराबर। तो 26 तुम्हारा 2 से कटेगा, 2 गुणते 13, तो 13 दूनी 26। इसी प्रकार 7 गुणते 13, तो 13 सते 91। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या क्या है, HCF। तो HCF का मतलब होता है मासा, हायर कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ दिखे। तो देखो 2 तो इसमें है ही नहीं, तो 2 नहीं होगा। 13 दोनों में मिल रहा है, जो संख्या दोनों में मिलती है सबसे कम बार वही होता है HCF। तो इसका HCF आ जाएगा 13। अब हमको निकालना है LCM। तो LCM में जो मिलता है पहले उसको लिख लो, 13 मिल रहा था 13 लिख लेना। फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लो, मतलब 2 जैसे है और 7 है। तो इनका गुणा कराएंगे कितना आएगा, देखो ज़रा यहाँ पे 13 दूनी 26 गुणते 7, इसका भी गुणा करा लेंगे। तो 7 छंग 42, हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, 182। मतलब जो LCM आएगा वो आएगा 182 और HCF जो आएगा वो आएगा 13। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच भी करनी है, तो हेडिंग डाल लेना जांच। जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF गुणित LCM। तो यहाँ संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणित 91 गुणनफल हो गया, बराबर होना चाहिए HCF है 13 गुणित LCM है 182। तो इनका हमको गुणा करना है। गुणा करने से अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारी जांच संतुष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम गुणा कराते हैं। देखो 26 से कन्नम 26, हासिल लगा 2, 26 नहीं है तुम्हारा कितना होगा 234। 234 में तुम्हारा कितना 2 जोड़ देंगे, 234 में 2 तो 238।
2386 हो जाएगा। इधर गुणा कराएंगे तो 13 दूनी 26 की 6 हाथ से लगा 2, 13 8 104, 104 और तुम्हारा कितना यहाँ 36 होगा तुम्हारा, हासिल 2 था क्योंकि, तो 13 8 104 2 106 हासिल 10, 13 का नाम 13 10 23। तो देखो दोनों साइड बराबर आ गए, 2366 बराबर 2366, तो हमारी जांच भी क्या है, सही हो जाएगी। तो इस प्रकार पहले हमको एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम फिर हमको जांच करनी है। अब इसी प्रकार हम सेकेंड पार्ट को हल करेंगे 510 और 92 को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 510 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 510, इकाई में 0 है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 से कटेगा, 5 पचंग 25, 5 एकन्नम 5, 51, 17 के पहाड़े में आता है, 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 7 21 और 17 से कटेगा, 17 कितना आया, 2 5 3 17, मतलब 2 3 5 17 क्रम से लिख देना, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। तो ये हो गया तुम्हारा 510 के गुणनखंड। अब जो 92 पढ़ा था तुम्हारा 23 के, 23 चुको 92, मतलब 2 गुणते 2 गुणते 23, तो 2 दूनी 4 गुणते 23 92। हमको निकालना है यहाँ पे HCF। तो अभी हमने बताया HCF में जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, देखो केवल 2 मिल रहा है दोनों में, और ना 3 मिल रहा है, ना 5 ना 17 ना 23, तो इसको HCF आएगा 2। फिर है LCM, तो LCM में जो मिल रहा पहले उसको लिख लेंगे 2 गुणते जो नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, ना 17 मिल रहा है, इसके बाद में 1 2 भी एक्स्ट्रा तुम्हारा लिखा है, 2 गुणते 23। इन सब का हम गुणा करा लेंगे तो हमारा जो HCF आएगा वो भी निकल के आ जाएगा। तो जब हम इन सब का गुणा कराएंगे तो हमारा गुणा करने से आता है 23,460, 2 3 6 6 पंचे 30, 7 51, 510 तो यहाँ तक हो गया, 510 गुणते 2 तो 1020, तो 23 में गुणा कराएंगे तो 23 0 0, 23 दूनी 46 और 23 एकन्नम 23, ये आ गया तुम्हारा LCM। हमको यहाँ पे जांच करनी है, तो जांच में क्या है, संख्याओं गुणनफल संख्या है 510 गुणते 92 बराबर LCM है 23,460 गुणते HCF है 2। इनका हम गुणा कराएंगे तो पहले इसका गुणा करा लें, 2 0 0, 2 6 का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो आएगा 46,920। इसका गुणा कराएंगे तो 2 0 0, 2 एकन्नम 2, इसके बाद में तुम्हारा 2 पंचे 10 में 1 गया 9, फिर यहाँ पे 46, तो 51 में तुम्हारा घट जाएगा 5, तो आ जाएगा 46। तो देखो दोनों साइड के आ गए, बराबर आ गए, 46,920 बराबर 46,920। तो इस प्रकार इसकी भी तुम्हारी जांच हो जाती है। अब तुम्हारा बचा थर्ड पार्ट जो है 336 और 54। तो यहाँ पर हम 336 के गुणनखंड कर लेंगे। इकाई में 6 है, 2 से कटेगा, 2 का नम 2, 1 बचा, 13 2 6 का 12, 1 बचा, 16 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 21 आ गया, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 से कटेगा 7, मतलब 1 2 3 4 बार 2, 1 3 फिर 1 7, तो लिख लेंगे इसको 2 गुणते 2 गुणते 2 हो गया 4 बार, फिर इसके बाद में 1 3 और 1 7, 54 आता 18 3 54, नहीं तो कर लेंगे यहाँ पर हम फिर से, 54 कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27, 3 से 3 9 27, 3 से 9 3 बार, 3 से 3, तो देखो 2 3 6 3 18 54, मतलब 2 1 बार 3 3 बार, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। हम इसका निकालना क्या है HCF, मतलब मासा। तो देखो एक तो दोनों 2 मिल रहा, 2 आ जाएगा, और कुछ मिल रहा, देखो और नहीं मिल रहा कुछ, लेकिन मिल रहा है कि ये 3 लिखा है, तो 1 3 दोनों में, तो 1 3 भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 3 6। फिर निकालना LCM, तो LCM में जो मिल रहा था वो तो हम लिख लेंगे पहले, या दूसरा तरीका इसका ये होता है कि सबसे ज़्यादा 2 बार आया या 4 बार, तो इसको 4 बार लिख लेना 2 को, इसके बाद 3 आया 3 बार,
और उसके बाद बचा क्या 7 बचा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 48। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 48 गुणते 3 तिकन्ना सते 63। जब इनका हम गुणा कराते हैं तो हमारा जो गुणा करने पर आंसर आएगा वो आएगा 3024। 8 का 24 3024। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 3024। हमको यहाँ करनी इसकी जांच थी संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं 336 गुणते 54 बराबर एलसीएम है 3024 गुणते एचसीएफ है 6। तो पहले इसका गुणा है 6 चौको 24 हासिल लगा 2 6 दूनी 12 2 14 6 3 18 कितना है 18144। तो 4 छंग 24 4 थी 12 2 14 1 और 6 3 18 18144 बराबर 18144। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो जांच है अगर वो बराबर आ जाए तो जो हमने आंसर निकाला वो हमेशा राइट होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 के तीनों पार्ट हल हो जाते हैं। तो ये था तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो प्रश्नावली 1.2 का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में है 12 15 21। तो सबसे पहले हम 12 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 3 12। इसी पर 15 का होगा तुम्हारा 3 गुणते 5। 21 का होगा 3 गुणते 7। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ अभी हमने बताया जो सब में कॉमन हो, मतलब तीनों में। यहाँ 3 संख्या हैं तो तीनों में मिलना चाहिए। देखो 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो उसका एचसीएफ आएगा 3। इसकी बात आती एलसीएम की। तो हमने बताया एलसीएम में जो मिलता है पहले उसको लिख लो, 3 मिल रहा है। फिर सबसे ज़्यादा बार 2 आया, दोनों 2 लिख लेना। इसके बाद में 5 बचा और 7 बचा, इनका करा देना गुणा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 60 गुणते 7 तो 4 42 420। तो जो इसका आएगा तुम्हारा एचसीएफ वो तो आ जाएगा 3 और जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 420। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। अगला पार्ट है सेकंड, लिखा 17 23 29। तो 17 किसी के पारे में तो आता नहीं, केवल एक के पारे में आता, तो 1 गुणते 17। 23 भी किसी के पारे में नहीं आता तो 1 गुणते 23। 29 भी 1 गुणते 29। तो यहाँ पे एचसीएफ तीनों में एक कॉमन है तो ये हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम 1 गुणते 17 गुणते 23 गुणते 29। तो हमको अब इन सबका कराना है गुणा। तो जब हम इन सबका गुणा कराएंगे तो हमारा गुणा करने पर आएगा 11339। तो ये हो जाता है इसका जो मासा, मतलब एचसीएफ 1 और एलसीएम 11339। अब अगला पार्ट है तुम्हारा पार्ट नंबर इसका थर्ड। 8 लिखा है तो 8 के गुण होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के होंगे 3 त्रिका 9। 25 के होंगे 5 गुणते 5। अब यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर। अब देखो ऐसा कोई गुणनखंड तुमको नहीं दिख रहा होगा जो तीनों में कॉमन हो। तो जब तीनों में कुछ ना कॉमन हो तो उसका एचसीएफ होता है हमेशा 1। अब एलसीएम कितना आएगा, तो सबसे ज़्यादा बार 2 आया है तो 2 गुणते 2 गुणते 2। उसके बाद में 3 गुणते 3। उसके बाद में 5 गुणते 5। इन सब का कराएंगे गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिक 24 पंचे 120 6 तिक 1800। तो जो इसका एचसीएफ आएगा वो आएगा, सॉरी एलसीएम वो आएगा 1800 और जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। तो इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 के जो तीनों पार्ट थे वो हल हो जाते हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 4 है एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 कामा 657
ज्ञात कीजिए। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, तो हमको 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको प्रश्न नंबर 2 में एक सूत्र बताया था, जहाँ लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा तुम्हारा किसके, HCF गुणते LCM के। क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं देखो सेम लिखी हैं, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, उसका HCF 9 है, LCM निकल के आ जाएगा। तो दो संख्याएं गुणनफल मतलब 306 गुणते 657 बराबर HCF 9 गुणते LCM निकालेंगे तो 9 के इधर भाग चला जाएगा, मतलब लिखेंगे LCM बराबर 306 गुणते 657 बटे आ जाएगा 9। अब 9 से हम इसको काट लेंगे, तो 9 सते 63, 2 बचा 27, 9 3 27, मतलब आएगा 306 गुणते 73। हमको उसका कराना है गुणा, ये आएगा तुम्हारा LCM मतलब लासा के बराबर। तो इसका जब हम गुणा कराते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है 22,338। इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो आप लोगों को इस सूत्र को याद रखना है। इस सूत्र में तुम्हारे पास 4 चीज़ें हैं, 2 संख्याएं हो गई और एक HCF एक LCM। इनमें से कोई भी 3 चीज़ दी हो गई, मतलब 3 मान, और एक हमको ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM से हमने LCM का मान निकाल लिया 22,338। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब आपको बताना है कि जो n है वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो n का मान हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो जो उसकी पावर मतलब गुणनखंड करने पर मान आएगा वो कभी क्या 0 पर आ सकता है, मतलब जो इकाई का अंक है क्या वो 0 आएगा? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसकी जांच हम इस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि प्राकृतिक संख्या n, मतलब n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार तुम्हारी होती हैं, मतलब 1 से लेकर अनंत तक चली जाती हैं। तो हमको मान निकालना है इसका। तो देखो सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे, 6 की पावर 1 6 आ जाएगा। फिर हम रख देंगे n का मान 2, तो 6 का स्क्वायर 36। फिर हम रख देंगे n का मान 3, तो 6 गुणते 6 गुणते 6 3 बार तो हो जाएगा 2 16। फिर n का मान रख देंगे हम 4, तो फिर 6 गुणा हो जाएगा तो 6 छंग 36, हाथ से लगा 3। देखो ध्यान से देखो तो जहाँ सब में इकाई कहेंगे तुम्हारा क्या 6 आ रहा है, तो 6 का नाम 6 3 9, 6 दूनी 12। तो मतलब कि इकाई का अंक कभी भी इसका क्या 0 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हम कोई भी मान निकाल लें, चाहे 10वां चाहे 20वां, तो ये तुम्हारा जो इकाई का अंक है वो 0 पर कभी भी नहीं आ सकती। तो आप लोगों को यहाँ लिख देना है, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आपको ये यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि इस n का मान हम चाहे कोई भी ले लें, हमेशा इकाई का अंक इसमें देखो सब में 6 आ रहा है, तो 6 की पावर कोई भी हो, x y z कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, उसका जो इकाई का हमेशा 6 आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो आपको लिखना है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इतना आपको इसमें लिखना है। तो अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमको बताना है कि जो हमारे पास दो ये संख्याएं दी गई हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों,
मतलब ऐसी संख्या जो तुम्हारे दो संख्याओं से ज़्यादा कट जाए, वो तुम्हारी संख्या होती है भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम इसकी जांच करेंगे, लिखेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस का 13। तो देखो ये हमारे पास एक पूरा पद है और ये एक पद एक पूरा है, तो इन दोनों में से 13 कॉमन है, ये 13, तो यहाँ बचेगा 7 गुणित 11, यहाँ बचेगा प्लस का 1 बराबर 13, 11 सते 77 प्लस का 1, तो 77 और 1 जुड़ के हो जाएगा 78, तो 13 गुणित 78। हमको पता है 78 भी तुम्हारा किसी न किसी से कट जाएगा, 13 से कटेगा, तो इसको लिखेंगे 13 गुणित 6 को लिखेंगे 2 गुणित 3। देखो 13 दूनी 26 3 78 आ गया 78। तो देखो ये तुम्हारी जो संख्या लिखी थी यहाँ पे उसके कितने गुणनखंड बन गए, 1 2 3 4, मतलब 2 से ज़्यादा बन गए। तो लिख देना अतः 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अब क्यों है तो ये भी हमने आपको बता दिया, इसमें आगे लिख देना क्योंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, ये आपको इसके आगे ऐड कर देना है। और अब देखते हैं इसका क्या मैटर है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम 7 गुणित 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस का 5। तो ये गुणा वाला पूरा पद 1 है और ये प्लस के बाद 1 पद है, इन दोनों में 5 कॉमन ले लेना, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ बचेगा 7 गुणित 6 5 खत्म, तो 4 गुणित 3 गुणित 2, 1 का कोई मतलब नहीं है, गुणा करने में वो हमेशा संख्या वही आएगी, यहाँ बच जाएगा 1, तो 5 इसके हम गुणा कराएंगे, तो 7 छंग 42 गुणित 4 3 12 दूनी 24 प्लस का 1, तो 5 ब्रैकेट में इनका पहले गुणा कराएंगे, तो 24 दूनी 48 की 8 हाथ से लगा 4, 24 चौको 96 96 4 100 1008 प्लस का 1, तो हो जाएगा 5 गुणित 1009। अब देखो 1009 तो तुम्हारा किसी से नहीं कटेगा, लेकिन इसका एक गुणनखंड और है 1 से कटेगा, तो इसको लिखेंगे 1 गुणित 5 गुणित 1009। तो देखो इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए, एक आया 1 1 5 और 1 1009, तो ये भी तुम्हारी क्या है एक संख्या है। 7 गुणित 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस गुणे 1 प्लस 5 क्या एक भाज्य संख्या है। अतः ये तुम्हारी दी गई संख्या जो है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि प्राप्त संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड 1 5 और 1009 प्राप्त होते हैं। तो ये आप लोगों को आंसर में लिख देना है। तो इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न नंबर जो 6 है वो सॉल्व हो जाता है। अब एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो तुम्हारा एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब आपका एक मैदान कोई है जो वृत्ताकार के रूप में है, उसमें एक वृत्ताकार पथ है मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब दो लोग हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा पुनः प्रारंभिक स्थान पर। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन हो या कोई खेल का मैदान हो या कोई चौराहे पर तुम्हारी घंटियां बज रही हो या चौराहे पर बत्तियां हो, वहाँ पे एक शब्द तुमको मिलेगा पुनः। तो हमेशा समझ जाना जो इसमें संख्याएं दी होती हैं उनका निकाला जाता है लासा, मतलब LCM। तो यहाँ पे एक 18 मिनट है और एक है 12 मिनट, इनका हमको निकालना है LCM। तो 18 गुणन करना होगा 2 तिहाई 6 त्रिका 18, 12 होगा 2 दूनी 4 तेई 12, इनका निकाल लेंगे हम LCM।
तो 2 2 बार आया है और 3 आया तुम्हारा 2 बार। ठीक, इनको गुणा 2 दूनी 4 3 बार 3 36। ये जो 36 आएगा वो किस में आएगा? मिनट में, क्योंकि जो 18 12 था वो किस में दिया था? मिनट में दिया है। तो वे 18 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। मान लो ये एक तुम्हारा वृत्ताकार मैदान है। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा सोनिया खड़ी है और यहीं पे तुम्हारा कौन खड़ा है? रवि। तो सोनिया एक चक्कर लगाएगी, उसको 18 मिनट लगेंगे, 18 मिनट। लेकिन रवि जो है वो एक चक्कर 12 मिनट में, अगर मान लो 18 मिनट समय लेता है तो वो मान लो यहाँ पर कहीं आ जाएगा। मतलब अगर दोनों को समय मान लेते हैं कि 18 मिनट, तो 18 मिनट में तुम्हारा सोनिया एक चक्कर लगाएगी, लेकिन जो रवि होगा तुम्हारा एक से ज़्यादा मतलब 1.5 चक्कर लगा चुका होगा। तो अगले 18 मिनट के लिए सोनिया 2 चक्कर और रवि तुम्हारा 3 चक्कर लगा लेगा। तो वही तुम्हारा टोटल समय कितना आएगा? 36 मिनट में। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि सोनिया ने कितने चक्कर लगाए और रवि ने कितने चक्कर लगाए। तो टोटल समय 36 आया। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट लगाई, तो 18 भाग देते तो 2 चक्कर सोनिया ने लगाया, और रवि ने 12 का भाग 36 में देते तो 3 चक्कर रवि ने लगाया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा लासा लेकर ही हल किया जाता है, ये आप लोग याद रखना। तो ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो प्रश्नावली 1.2 पर। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।